तो देखिए बीपीएससी का जो 69वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, इस बार बहुत सारे बच्चों को बहुत सरप्राइजिंग लगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये यूपीएससी की तर्ज पे है। ये बात तो तय है कि पेपर जो है आपका पूरी तरीके से यूपीएससी की तर्ज पे नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का आज का जो पैटर्न है ना वो बहुत अलग है। मतलब जो पेपर आया था वर्तमान यूपीएससी के पैटर्न पे बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, जो बिहार का पैटर्न था, बीपीएससी का पैटर्न था, उससे हटके है। अब मुद्दा इस बात का है कि आपने पेपर देख लिया, आपने पेपर दिया भी था तो आंसर की भी चेक कर ली, अपने मार्क्स भी देख लिए, सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन आपने सीखा क्या इससे? मतलब अल्टीमेट आपने क्या सीखा? कोई भी एग्जाम होता है, जब हम एग्जाम दे करके आते हैं तो उससे यदि हमने कमियां नहीं सीखी, ये देखो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स एग्जाम को किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। और एटलीस्ट हमारे मन में एक परसेप्शन बना रहता है, हम एक ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि भैया हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत आते हैं, पढ़ लेना है, हमें पॉलिटी बहुत पढ़ लेना है, साइंस बहुत पढ़ लेना है, हमें बिहार स्पेशल पढ़ लेना है, हमें ये पढ़ लेना है, सब मतलब इस तरीके से अपने अपने सबके कैलकुलेशन रहते हैं। मैं हमेशा एक बात पे बल प्रदान करता हूं, और यदि आप लोग भी इस बात को मान जाएं तो कभी भी आप सरप्राइज नहीं होंगे, ऐसे शॉक्ड नहीं होंगे पेपर को लेकर के। सबसे पहली सीख जो इस पेपर से हमें लेनी होगी वो ये लेनी होगी कि हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है किसी भी कीमत पे। हम कोई एक सिलेबस के किसी एक हिस्से को महत्व प्रदान करके नहीं जा सकते एग्जाम हॉल पे। अच्छा, एक चीज देखिएगा, मेरे द्वारा भी जो आप लोगों को ऑनलाइन बैच में पढ़ाया गया कंटेंट, आपने देखा होगा मैंने पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे सिलेबस को आप लोगों को पढ़ाया, कंप्लीट पोस्टमार्टम किया पूरे सिलेबस का। ऐसा नहीं कि अच्छा ये हिस्सा पढ़ लो, ये हिस्सा पढ़ लो, ये हिस्सा पढ़ लो, ये हिस्सा ये पढ़ लो। लेकिन आमतौर पे हमारी आदतें होती हैं। तो आज पहले तो एक आदत आप लोग जो ग्रहण करोगे कि अपना एक टाइम टेबल ये बनाइए कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। पहली टारगेट यही है। पहला टारगेट है नहीं कि आपको एग्जाम देना है, पहला टारगेट है आपको पाठ्यक्रम कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, आपको कंप्लीट दायरा और पाठ्यक्रम कंप्लीट पढ़ना भर नहीं है, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना। देखो 3 चीजों का कॉम्बो है। सभी बच्चे इस बात को ध्यान दें, बीपीएससी वाले सहित जितने भी स्टूडेंट है, एक बात को ध्यान दें मेरी, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। आपका सिलेक्शन कब होगा? जब आप 3 चीजें करोगे। एक तो पाठ्यक्रम कंप्लीट होना चाहिए, पाठ्यक्रम कंप्लीट होना चाहिए आपका पूरा का पूरा, संपूर्ण पाठ्यक्रम जो भी आपका है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। इस बार तो देखो ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए थे, यहां तक कि फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ गया, इंडियन ज्योग्राफी से तो आए ही आए। अभी मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन कहां पे आए थे, उस पर भी बात करेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। दूसरा, इस पूरे पाठ्यक्रम का आपको रिवीजन करना है। विदाउट रिवीजन नहीं याद हो पाएगा, इतना बड़ा पाठ्यक्रम है और बिना रिवीजन के आपका ये पाठ्यक्रम नहीं हो पाएगा। और तीसरा, इस पूरे पाठ्यक्रम का परीक्षा के अनुसार अभ्यास करना है। यदि ये 3 काम कर पाएंगे, अभ्यास लाइक टेस्ट सीरीज लगाइए, है ना, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाना है। मेंस में लिखना है तो उसके लिए आंसर राइटिंग करना है। ये 3 चीजें ही हैं। जिस बच्चे का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, जिस बच्चे ने उसका रिवीजन किया है, जिस बच्चे ने उसका अभ्यास किया है, 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, यदि आप अपना एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करने की पहली प्राथमिकता रखनी है। कुछ बच्चों को लगता है मैं 24 में एग्जाम दूंगा, 25 में एग्जाम दूंगा, दे दीजिएगा, लेकिन पहले आप सिलेबस पे ध्यान रखिए। आप भूल जाइए कि आप 24 में एग्जाम देने वाले हैं, 25 में देने वाले हैं। पहला प्रायोरिटी सिलेबस है। सिलेबस यदि 24 में कंप्लीट नहीं होता तो 25 में देना, फिर है ना, 25 में कंप्लीट नहीं होता तो 26 में देना। फिर अब ये थोड़ा ना कि 10 साल सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, तब तो आपका बंटाधार है। और मैं एक आपको आज बात बताता हूं, 90% स्टूडेंट, आप भी अपने से पूछ लीजिएगा, अपने आसपास सर्वे कर लीजिएगा, जो कभी पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं करते हैं, पढ़ते ही नहीं पूरा, पढ़ेंगे ही नहीं पूरा। उनका अलग ही मतलब एक अलग ही रोला चलता है, उनके दिमाग में एक अलग ही जुनून चढ़ा हुआ है। 90% स्टूडेंट मैं ऐसे जानता हूं जो कि सिलेबस कंप्लीट पूरा नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ छोड़ ही देंगे। भाई सिलेबस तो बड़ा है नो डाउट, पर उनको लगता है नहीं, फिर करेंगे भी तो रिवीजन में आनाकानी है, फिर वो करेंगे तो टेस्ट सीरीज नहीं लगानी, अभ्यास नहीं करना है। जब ये तीनों करोगे, प्रीलिम्स से पहले प्री के पहले आपकी ये स्थिति होनी चाहिए कि आप मेंस के लिए भी तैयार हो। कुछ लोग अभी प्री दे करके आए हैं, प्री किसी तरीके से क्वालिफाई हो गया है, तो अब उनके साथ दिमाग में चल रहा है कि भैया मुख्य परीक्षा,
कैसे तैयारी करें कैसे तैयारी करें, नहीं। मुख्य परीक्षा की तैयारी प्री से पहले ही हो जानी चाहिए। प्री से पहले ही आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाए, रिवीजन हो जाए आपका, और आपका अभ्यास हो जाए। यदि आप ये नहीं करोगे ना तो आपका सिलेक्शन तो हो चुका, आप सिलेक्शन तक पहुंच चुके, कोई फायदा नहीं है। सिलेक्शन की दहलीज तक नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं रुक जाओगे, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है। तो एक तो ये दिमाग में बैठा लो, मेरी पहली यही प्रायोरिटी है। ये केवल बिहार पीसीएस वाले बच्चों के लिए नहीं, उनके लिए तो हाई है, बाकी सब लोग भी एक वो कर लो। क्यों? इस बार के पेपर में बताओ कौन सा सेक्शन नहीं आया। चलिए मैं 69 बीपीएससी का थोड़ा सा पेपर एनालिसिस करता हूं आपका, ताकि आप लोग को एक आइडिया भी लग जाए, है ना, कि कहां से कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देखते हैं कि प्रश्न कहां से पूछे गए। देखिए हिस्ट्री से, इससे आपको ट्रेंड का भी पता चलेगा। हिस्ट्री के सभी सेक्शन से, आर्ट एंड कल्चर भी था पर्याप्त मात्रा में, टोटल 28 क्वेश्चन आए, 28। एक बड़ा वेटेज होता है 150 में, इतिहास का वेटेज ही है। दूसरा जियोग्राफी, जियोग्राफी में इंडियन, वर्ल्ड और फिजिकल, यदि इनको मिला दे तो इससे 12 क्वेश्चन आए हैं। इस बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे पर्याप्त। पॉलिटी से भी क्वेश्चन आपके पर्याप्त हैं, पॉलिटी से लगभग 13 क्वेश्चन आए हैं। पॉलिटी से भी क्वेश्चन थे और लेंदी क्वेश्चन थे। एक हाँ दूसरी बात, जो बीपीएससी के एग्जाम से इस बार बच्चों को सीखना चाहिए, यदि आप अभ्यास नहीं करके जाओगे ना, यहां पे मैंने तीनों की टिकड़ी क्यों डाली है, तीसरी टिकड़ी मैंने आपकी क्या डाली है, अभ्यास। अभ्यास आपको क्या होगा इस बार पता है? आप लोग सब लोग बताइएगा जितने बीपीएससी वाले हो, पेपर लेंदी था कि नहीं था? मुझे ज्यादातर बच्चों के कॉल क्या आए, सर हम तो दोबारा पढ़ ही नहीं पाए, सर पेपर बहुत बड़ा था, चीजें बहुत बड़े बड़े लिखी हुई थी, रीडिंग स्किल अच्छा नहीं है और अभ्यास नहीं कर रखा लेंदी क्वेश्चंस पढ़ने का। ना तो रीडिंग स्किल अच्छा है और ना तो अभ्यास किया आपने, क्या होगा आपका? मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताता हूं। जो लोग बिना सिलेबस पढ़े एग्जाम में चले जाते हैं, जो बिना रिवीजन किए चले जाते हैं, ना जो अभ्यास किए चले जाते हैं, आपने मान लीजिए सिलेबस पढ़ लिया, ठीक है, सिलेबस पढ़ लिया है ना, लेकिन इसका ना तो रिवीजन किया ना तो अभ्यास किया, कोई फायदा नहीं है। ये खत्म होना चालू हो जाएगा, एक तरफ से खत्म होता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारी भारतीय सेना है और भारतीय सेना ने बड़े बड़े अस्त्र खरीद रखे हैं। मान लीजिए अभी हमने राफेल मंगवा लिया है फ्रांस से, हम जो है इजराइल से मंगवा रहे हैं, इतने सारे यूएसए से मंगवा रहे हैं, सब कुछ बड़े बड़े अस्त्र और सबमरीन और सब कुछ मंगवा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए उसको हमने ले तो लिया, अपनी सेना को लैस कर दिया हथियारों से, लेकिन यदि उनको अभ्यास न किया जाए, अगेन टू अगेन वो सारे अस्त्र शस्त्रों का रिवीजन ना किया जाए, उनको देखा ना जाए, किस काम के? आपको भी कुछ नहीं होगा यदि आप रिवीजन, और रिवीजन प्रतिदिन करना चाहिए। इसको लेकर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी डाला है कि रिवीजन कैसे करें, क्यों जरूरी है रिवीजन। पर डे रिवीजन होना चाहिए आपका, पर डे रिवीजन। ये नहीं कि एक साल बाद पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर करूंगा, तब तक सब खत्म भी हो चुका होगा, दिमाग शून्य हो चुका होगा, कहाँ फंसे होगे पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर मैं अलग से सेशन कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं रफली थोड़ा सा क्वेश्चंस बता रहा था। देखो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों पीटी देना है ना, अगला नंबर आपका होगा, इसलिए आप ध्यान रखना। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। देखें हिस्ट्री के 28 थे, ज्योग्राफी के 12 थे, पॉलिटी के जो क्वेश्चन है टोटल 13 थे, इकोनॉमी के 15 हैं। देखो अलग अलग भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मैंने जो रफली क्वेश्चन पेपर को पूरा डिवाइड किया है उस हिसाब से बता रहा हूँ। जनरल साइंस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी पर्याप्त क्वेश्चन देखे गए, लेकिन थोड़ा साइंस से कम थे। ठीक है, जनरल साइंस से टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री से 28 और जनरल साइंस से 23। इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से 7 क्वेश्चन है आपके, 7 क्वेश्चन आपके पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज था, और करंट अफेयर्स आपको जो मैं सुबह मॉर्निंग में क्लास ले रहा हूं 5:30 बजे, जो बच्चे ने वो क्लास की है करंट अफेयर्स लगभग पूरा का पूरा वहीं से निकल के आया है। तो करंट अफेयर्स में 26 क्वेश्चन थे आपके, 26 क्वेश्चन थे। ठीक है, आप लोग भी सुबह मॉर्निंग की क्लास से जुड़ो यदि आगे करंट अफेयर्स के डर से बचना है। ठीक है, इसके बाद बिहार स्पेशल, बिहार जीके से भी क्वेश्चन थे, वो हिस्ट्री के रूप में भी थे, पॉलिटी के रूप में भी थे, सब रूप में 16 क्वेश्चन है आपके बिहार जीके के।
इसके बाद आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग है, ठीक है। मैथ वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, ये फिक्स हैं आपके, 10 क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो देखो मेजर रोल अदा करने वाला आपका इन्वायरमेंट है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, ठीक है। लेकिन आप खुद देखिए, यदि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को मिला दे तो 17 क्वेश्चन होते हैं टोटल। ये सभी का इंपॉर्टेंस है। पॉलिटी के 13 क्वेश्चन है, इकोनॉमी के 15 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लेंदी बहुत है इस बार। मतलब इस बार पता नहीं आयोग को क्या हो गया, बहुत लेंदी क्वेश्चन पेपर बना दिया गया, ठीक है ना। तो यूपीएससी गोल कर रहे हैं सर मैप के लिए बुक बता दीजिए। देखो मैप के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आपको, स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एक एटलस है, ये रिकमेंड करता हूं। ये एटलस आता है आपका स्टडी टुडे पब्लिकेशन का, और कट एंड ड्रॉ, ठीक है। एटलस आप ये वाला ले सकते हैं, बेस्ट एटलस है। और यदि आपको एटलस कहीं नहीं मिलता तो आप अपने संस्थान आज़ाद पब्लिकेशन से मंगवा सकते हैं, वहाँ पर आपको उपलब्ध है। कट एंड ड्रॉ भी मिल जाएगा, एटलस भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आप देखिए कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी आएंगे, कुछ छोड़ने भी पड़ेंगे, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैंने आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो भी दिया था कि आप लोग एग्जाम वाले दिन कैसे परफॉर्म करेंगे। यस साहू जी, चाहे जितने भी डीप से करंट अफेयर्स आए, चाहे सीजीपीएससी हो, आईएएस हो, मैं सबको चैलेंज करता हूं। आप लोग मेरे करंट अफेयर्स सेशन से जुड़िए, अगला एग्जाम दीजिए, आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, नहीं गलत होंगे, बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे मैं थोड़ा सा जो मेरा डिस्कशन पॉइंट था वो ये था कि यदि इस एग्जाम से कुछ सीखे नहीं तो एग्जाम में जहां पे आज खड़े हो यहीं पे खड़े रह जाओगे, कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। आपको मैंने बता दिया, अब क्या करना है, हमें पूरा समग्रता से चीजों को पढ़ना है, कुछ छोड़ के नहीं पढ़ना है, ऊपरी तौर पे नहीं पढ़ना, चीजें जो भी पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। अब मुद्दा ये बनता है कि बच्चे कह रहे हैं सर इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, हमारा होगा नहीं होगा, कितने नंबर बन रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सर 75 बन रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 98 बन रहे हैं। अच्छा 98 वाले बच्चे भी हैं, बहुत सारे बच्चों के पास मेरे पास फोन आया था जिन्होंने 98 नंबर बताएं कि भाई 98 नंबर के आसपास बनते हैं। तो जिनको 98 बनते हैं वो तो भैया सेफ जोन में है, 98 बन रहे हैं, 95 बन रहे हैं, सेफ है। मेरे तरफ से यदि आप कट ऑफ का एनालिसिस देखेंगे कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है, तो मैं कट ऑफ आपको 80, देखो पिछली बार गई थी, पिछली बार की कट ऑफ यहाँ पे होगी, ये देखिए पिछली बार की कट ऑफ आपकी ये है, मेरे हिसाब से 91 गई थी आपकी। इस बार जिस तरीके से पेपर आपका टफ था, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, तो मैं पैटर्न चेंज को टफ ही मानूंगा। और इस बार वैकेंसी की बात करें तो 69 बीपीएससी में 442 वैकेंसी हैं, पिछली बार 324 वैकेंसी थी, तब कट ऑफ आपकी 91 गई थी। इस बार कट ऑफ मेरे हिसाब से 85 के आसपास जाएगी, 85 85। अब इसको प्लस माइनस आप क्या कर दीजिए, प्लस माइनस 5 कर दीजिए आप, यानी कि 80 से लेकर 90 तक यदि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको इत्मीनान से मेंस देना चाहिए, मेंस को लेकर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक तो ये मतलब आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बिल्कुल क्लियर एंड कट है, ठीक। फीमेल कैंडिडेट जो हैं आपकी स्थिति ये नहीं रहेगी, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट की स्थिति जो रहेगी लगभग मान के चलिए कि 68 में 84 के आसपास था, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपका 75 मान लीजिए, 75 प्लस माइनस 5 आप मान लीजिए, ठीक है। तो एटलीस्ट अब इसी हिसाब से आप लोग अपने जो है कम करिए, 6-7 नंबर कम कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 87 गई थी, तो मान के चलिए 81 प्लस माइनस 5 के आसपास ये जाएगी। तो अपने कट ऑफ को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने कट ऑफ आपको बता दी, ठीक है। लगभग 80 मान के चलिए, अनरिजर्व में यदि 80 बन रहे हैं तो हो जाएगा आपका। ईडब्ल्यूएस में यदि 78 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस में आपका हो जाएगा। एससी कैटेगरी में 70 के आसपास मार्क्स, एसटी में आपके 68 मार्क्स, ईबीसी करके आपका एक 77 के आसपास, बीसी 78 के आसपास, ठीक है, वीसीएल 70 के आसपास। इस तरीके से कट ऑफ को लेकर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो मेरे हिसाब से अनरिजर्व वाले जनरल कैटेगरी वाले बच्चे यदि 80 से 90 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, धड़ल्ले के साथ एग्जाम करिए। पेपर लेंदी था, नो डाउट। बीपीएससी का पेपर बहुत ज़्यादा बड़ा था, और सिर्फ बीपीएससी का पेपर लेंदी नहीं होता, मुझे तो यूपीएससी का पेपर बहुत लेंदी लगता है। इस बार बीपीएससी ने बस ये है कि पुराने ट्रेंड को चेंज किया है।
इसी कारण से आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है। आपने इसका हो सकता है अभ्यास नहीं किया हो आप लोगों ने, बट जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत लेंदी नहीं है, वो तो इसी जो है उसके साथ रहते हैं। इस बार वन लाइनर क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन भी पर्याप्त थे। तो यहाँ पे देखो दो बातें हो गई, एक बात तो हो गई 69 बीपीएससी को लेकर के ना। अब चूंकि मेंस है आप लोगों का, तो मेंस को लेकर मैं आपको बताऊंगा कि मेंस को लेकर क्या करना है। इसको लेकर कल लिखना सीखे वाले प्रोग्राम पे कुछ डिस्कशंस करेंगे। लेकिन अभी मैं एक बार जो है थोड़ा सा गति से 20 क्वेश्चन ही बचे हैं, 130 क्वेश्चन तक मैंने आप लोगों को करवा दिए थे, लास्ट के 30 क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं, तो थोड़ा ये कंप्लीट हो जाए आपके 150 प्रश्न। कल समय के अभाव में मैं आपका ये नहीं बता पाया था। देखो आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, अगला जो एग्जाम है ना आपका, अभी मान के चलिए चुनाव आ जाएंगे, इलेक्शन आ जाएंगे, आम चुनाव हो जाएंगे, तो अभी तो होने वाला नहीं है। अभी बीपीएससी के पुराने एग्जाम भी बहुत सारे पेंडिंग है, जैसे कि अभी इंटरव्यू है आपका, सर सर्टिफिकेट का इंटरव्यू की डेट अनाउंस हो चुकी है और उसके रोल नंबर और डेट वगैरह सब बता दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अभी 68वीं आपका पेंडिंग है, 69वीं भी पेंडिंग है। तो अब आपका जो अगला बीपीएससी है 70वीं बीपीएससी, अब उसमें टाइम रहेगा, मतलब इनफ टाइम आपको मिलेगा, तो पर्याप्त टाइम मिलेगा, तो फिर आप लोगों को उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। चलिए एक बार मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन बताता जाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा गति से इसको देख लीजिएगा, और बाद में मैं फिर डिटेल में अभी यहाँ पे तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कल भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, कल थोड़ा सा फास्ट गति में था। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए क्या विशिष्टताएं आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आदिम लक्षणों के संकेत, बिल्कुल सही है। विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में सम होनी चाहिए, मतलब कि वो मुख्य स्ट्रीम में ना जुड़े, ठीक है, और पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव होना चाहिए। तो कह रहा कौन से सही है, तो इसमें उपर्युक्त सभी सही हैं, सारे ही कारण आपके मान सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया, तो इसके लिए है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां से फंडामेंटल राइट हमने लिया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब पॉलिटिक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। देखो ये सब ये तो बहुत सिंपल है, मैंने रटवाया है, महा रिवीजन में भी करवाया है, ठीक है, इंटायर वीडियो मास्टर वीडियो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। पॉलिटी तो आपने एक क्वेश्चन नहीं गलत करनी चाहिए, इतने अच्छे से पढ़ाया गया है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, ठीक है। मतलब उच्च न्यायालय में, ये ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का राइट किसके पास है, कि उच्च न्यायालय में कितनी न्यायाधीशों की संख्या होगी, ये राइट किसके पास है। तो देखो इसको लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है, ये तो देखो क्लियरली आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल इसकी जो पावर है ना आपकी, वो आपकी संसद के पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है। कितनी संख्या होगी, क्या होगी, ये सारा काम पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर होती है, पार्लियामेंट ही इसको तय करती है कि कितनी जो है आपकी सीटें होंगी, ठीक है, हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने को लेकर। आगे चलते, देखो इसको लेकर यदि कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बताऊंगा। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों और शासन और हितों से संबंधित है। तो अनुसूचियां मैंने कितनी रटवाई हैं आप लोगों को, ये आपका अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति से जुड़ा हुआ डी नंबर। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। ये इतना ज्यादा, अभी इसको लेकर के 50 मतलब कितने वर्ष पूरे हुए थे, माफ कीजिएगा, 1973 का केस था, 2023 आपका आ गया था, तो टोटल इसके 50 वर्ष पूरे हुए थे। केशवानंद भारतीवाद की बात कर रहे हैं, केशवानंद भारतीवाद, इस पे मैंने एक प्रॉपर सेशन भी लिया था आपका, बहुत फेमस ये आपका केस है, और इसमें जो है मूल ढांचे का सिद्धांत जो है आपका तय किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटी के बहुत सिंपल क्वेश्चन आए क्लास में, हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपके, और मैंने जितना डिटेल से आपको पॉलिटी पढ़ाई है, आप लोग किसी भी लेवल की पॉलिटी को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, चाहे यूपीएससी का हो चाहे कहीं का भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है। इकोनॉमिक सर्वे आपको इकोनॉमी की क्लास में करवाया गया था। यहाँ पे बोला है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है या करते हैं। देखो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट से जुड़ा हुआ है, यदि आपको इससे जुड़ा हुआ आता है फैक्ट तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। मैं ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कराऊंगा, बस मैं आपको बता दूंगा कि आंसर क्या है, ठीक है। इसका सी आंसर सही है। बिहार के गया जिले का वर्तमान जनसंख्या कितनी है। देखो ये मोस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ये जो है एक जिले की जनसंख्या पूछी गई, बिहार वालों को अलर्ट हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी आयोग ने नहीं आता छोड़ो,
किसी को नहीं पता होता, कौन जानता है जिले की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो आमतौर पे इसका सही आंसर वैसे बी है, लेकिन फिर भी नहीं आता तो छोड़ ही दो। नेक्स्ट कह रहा है केंद्र सरकार ने गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, व्यय कृषि पर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गैर योजना व्यय आप समझते हैं ना, गैर योजना व्यय ऐसे जो कि मतलब आपके कोई योजना के अंतर्गत नहीं, गैर योजना के अंतर्गत है। ब्याज व्यय भुगतान पर होता है, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका बी ऑप्शन सही होगा आपका 138 का, 138 का बी होगा। हाँ, अक्सर सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल हैं, मतलब जो आपका फॉरेक्स रिजर्व होता है, फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आपका शामिल होता है फॉरेक्स रिजर्व के अंतर्गत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या होता है आपका। एक मिनट, इसका जो है इधर के क्वेश्चन नहीं हुए क्या? हाँ, एक मिनट 139 क्वेश्चन भी है। ये पहले ये वाले क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बाद में बाकी क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, वैश्वीकरण और उसका प्रभाव सत्य नहीं देखना है हमें। ठीक है, कह रहा है निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। हमारे यहाँ पे निर्यात पे वृद्धि अधिक नहीं है, हमारे यहाँ पे आयात अभी हम ज्यादा करते हैं, निर्यात पे अभी, तो इसका ए ही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है ग्लोबलाइजेशन ने वस्तुओं और सेवाओं का विस्तार किया, सही बात है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है, तो इसका जो है आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन ये आपका संघ सरकार के वित्त के नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये आपका करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है महामारी में वित्तीय वर्ष में 21 वर्ष के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% पहुंच गया। ठीक है, फिर इसके बोल रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा, तो ये आपका इकोनॉमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और यदि आपको आता है इसमें सही कथन बोल रहा है कि सही कथन क्या है, तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यदि नहीं पता है बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना होता, आप आराम से इसको स्किप कर सकते हैं। इसका वैसे आंसर आपका केवल एक सही है। ठीक है, बाकी दो गलत हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो करिएगा। संघ सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.2% तक पहुंच गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट काफी चर्चा में भी था उस समय। नेक्स्ट है आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, मतलब कि विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या रहता है आपका। तो विदेशी मुद्रा भंडार में आपका विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां रहती बिल्कुल है, सोना भी रहता है, एसडीआर भी रहता है। एसडीआर को पेपर गोल्ड कहते हैं हम लोग, है ना। आईएमएफ के द्वारा जो है एसडीआर जारी किया जाता है। आरक्षित किस्त स्थिति, देखो सभी को ये जानना जरूरी है कि हमारे जो है विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या होता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत आरबीआई रखता है। नेक्स्ट कह रहा है उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, उत्पत्ति का नियम, अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बना दिया है। उत्पत्ति का नियम किसी भी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। यह आपका इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करता है कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन कौन से नियम और कौन कौन से शुल्क लागू हैं। बिल्कुल सही है। इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, सही के सभी कथन। ठीक है, बाकी ये मैं महारिवीजन के अंतर्गत आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा, इन सबको लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। पेपर से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सारे मैं आपके महारिवीजन में कवर भी कराऊंगा। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो यहाँ पे शिशु मृत्यु दर को लेकर के काफी सारे कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि शिशु जन्म से 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है प्रति वर्ष 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। बिल्कुल सही है कथन। ये वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर आपकी 189 थी। ये भी फैक्चुअल डेटा है। अब ये क्वेश्चन कठिन बना देते हैं इस पूरे एग्जाम को। आप लोग लेवल समझ सकते हैं कि क्या लेवल था बीपीएससी का। ये इतने आसान क्वेश्चन नहीं है, यदि आपको आता है तो ही आप इसे कर पाएंगे। इतना आसान होता तो सारे के सारे नहीं कर लेते इसको लेकर के। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल इसमें, और बहुत कंफ्यूजन भी रहता है ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर जो है 30 थी आपकी। ठीक है, तो ये आपका अभी इसका जो आंसर है इसमें आपके जो है ये 1 लाख होना चाहिए। यहाँ पे 1 लाख जीवित जन्मों पर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ है। इसका सही आंसर जो आपका होगा ना, कौन से कथन
सही हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है 2 और 3, केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, अभी इसका एक बार देख लेंगे और देख करके मैं आपको बता दूंगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, 143 का, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, ऐसे क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं। ठीक है, अब ये आपका जो है कह रहा है दिवाला और शोधन क्षमता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इकोनॉमी के क्वेश्चन इस बार के पूरे यूपीएससी पैटर्न पे हैं, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। आप इनको पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग से काफी चीजें निकल जाएंगी और कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चन है। शोधन क्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। दिवाला के बारे में कह रहा है कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त पुनर्गठित की जाती है। शोधन क्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला एक निष्कर्ष है। कह रहा है कौन सा कथन सही है। भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता, दिवाला और शोधन क्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय कौन है? आरबीआई, शोधन क्षमता बोर्ड। ठीक है, आरबीबीआई। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है आपका, वैसे डी इसका सही है, बाकी ओवरऑल बाकियों को लेकर के एक बार आप लोग, तो इसका डी ऑप्शन सही है। औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष कब अपनाया गया था? तो ये तो क्वेश्चन आपका फैक्चुअल है, सिंपल सा है। ये आपका 1956 में अपनाया गया था। ठीक है, 1956 में ये क्वेश्चन आपका कहीं से भी निकल जाएगा, एनसीईआरटी वगैरह कहीं से भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, 147 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप देखिए। उत्पादन सह संबंध प्रोत्साहन पीएलआई योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण, निर्दिष्ट इलेक्ट्रिक घटकों को बड़े निवेश। अब ये आपको यदि पता है योजना तो ही आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसका देखो, मैं एग्जैक्टली सही नंबर बता देता हूं, बाकी एक बार आप इसको देख लेना। इसका सही आंसर बी है आपका, 1 और 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट स्वामित्व योजना, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है स्वामित्व योजना को लेकर के, इससे क्वेश्चन आपका एक पूछ लिया है स्वामित्व योजना। और ये अभी की योजना नहीं, पुरानी योजना है आपकी। ठीक है, ये पुरानी योजना है आपकी, तो स्वामित्व योजना से क्वेश्चन आया है और इसका जो है आपका सही है 1 और 3। इसके बाद वित्तीय आपातकाल से क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल 360 से क्वेश्चन पूछा गया आपका। और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, यदि आपने पॉलिटी वगैरह पढ़ा है तो मैंने बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है आपका, ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति राज्यों के, कह रहा है किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हो सकते हैं? राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत या किसी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन और भत्तों को कम करने का आदेश दे सकता है, बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य किसी भी वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये वाला जो है आपका, और इसके बाद है आपका राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्तों को कम करने का आदेश दे सकता है। ये कथन भी आपका जो है सही है, और इसका दूसरा गलत है। देखिए दूसरा में क्या है, राष्ट्रपति जो है ये राज्यों के विधानमंडल के धन विधेयक को भी रोका जा सकता है उस कंडीशन में जब आपका ये लग जाएगा। तीसरा, चौथा है आपका राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने बाद धन विधेयक या अन्य किसी वित्तीय विधेयक को राष्ट्र, ये आपका ये वाला सही है। तो आप चौथा और दूसरे में से एक को आपको सिलेक्ट करना था, तो चौथा सही रहेगा। इसका सही आंसर बी होगा, 1, 3 और 4। ठीक है, ये मैंने आर्टिकल 360 पॉलिटी की क्लास में पढ़ाया है। और अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित कारक संभावित रूप से, ठीक है, क्वेश्चन देखो कठिन है और बहुत लेंदी है। लास्ट में ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है बच्चों ने कैसे एग्जामिनेशन हॉल पे किया होगा। ठीक है, इतना आसान नहीं है, ये क्वेश्चन को करने में पसीने छूट जाएंगे जब आप एग्जाम हॉल पे करेंगे। यहाँ पे तो आप लोगों को आसान लग रहे होंगे, मैं खुद इन क्वेश्चंस को जब मैंने देखा है ना, ये क्वेश्चन अपने आप में एग्जामिनेशन हॉल पे बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत सारे लोग इकोनॉमी के क्वेश्चन छोड़ के ही आए। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रा जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? ठीक है, अब आपको यदि मुद्रास्फीति और मंदी को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आपको इसको कर पाएंगे। मैंने बहुत डिटेल में इकोनॉमी की क्लास में सारे टॉपिक आपको पढ़ाए थे, मुद्रास्फीति, मंदी, ये सारी चीजें। तो सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति का दबाव, ठीक है, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सस्ती, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा। चारों ही इसके सही उत्तर के तौर पे हैं आपके। ठीक है, अब बाकी ये सब चीजें डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे। महारिवीजन वाली जो हमारी क्लास चल रही है, यहां पे मैं इन डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा।
एक भी क्वेश्चन इकोनॉमी को लेकर जो आप लोगों के मन में इतनी दुविधा है और इतना डर है, वो डर कॉन्सेप्ट से सही होगा। जब हम प्रॉपर एक एक करके कॉन्सेप्ट करेंगे तब हो पाएगा। लेकिन अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बीपीएससी वाले बच्चे हैं यदि इस पेपर से सीख नहीं पाए, अभी भी वही ढर्रा बना रहा कि हमें चीजों को रटना है, अभी हमें लूसेंट पढ़ना है, अभी हम केवल घटना चक्र पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा, अभी हम केवल स्पीडी की करंट अफेयर्स आप लोग कहां पढ़ते हैं? आपको तो दिमाग में स्पीडी चलती है, आपके दिमाग में ड्यूटेरिया की मैगजीन चलती है, आपके दिमाग में एक दो मैगजीन चलती हैं जहां फैक्चुअल बेस में रहता है। अब आपको डिटेल्ड चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा, आप सुबह मॉर्निंग में मेरा 5:30 बजे वाला करंट अफेयर सेशन बिल्कुल जुड़िए। मैं आपको वहां पे करंट अफेयर्स गलत नहीं होने दूंगा। मैं आपको हर लेवल का करंट अफेयर्स वहां पे करवा रहा हूं, इसलिए करंट अफेयर्स के लिए मॉर्निंग का सेशन। और जो जीएस वाला सेगमेंट है, हम बैच प्लस महा रिवीजन के द्वारा इसको भी पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको यूपीएससी पैटर्न पे तैयारी करनी पड़ेगी। और यूपीएससी पैटर्न पे आपको पता है कि मैं शुरुआत से ही आप लोगों को यही लेवल जो है लेकर के चल रहा हूं। बहुत ज्यादा फैक्चुअल और उस चक्कर में रहेंगे तो आपका रह जाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा। 80 से ऊपर जिस बच्चे का बन रहा हो, आराम से मेंस के लिए लग जाइए। मेंस भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा शब्दों में लिखना है। बीपीएससी में 4-4, 500-500 शब्दों में चीजों को लिखना होता है, तो इसको लिखना सीखने वाली क्लास में मैं कंप्लीटली डिस्कस कराऊंगा कि क्या स्थिति रहेगी। अब देखिए, आप में से एक तो देखो मेरी करंट अफेयर्स की क्लास कर लो, दूसरा महा रिवीजन वाले में जैसे यहाँ पे इकोनॉमी में जो टॉपिक आए हैं, बहुत सारे टॉपिक आपके ज्योग्राफी में आए, हिस्ट्री में आए, इनको मैं बहुत डिटेल से समझाते हुए पढ़ाऊंगा, ताकि क्या होगा, एक तो इसका रिवीजन हो जाएगा पीवाईक्यू का, दूसरा आने वाले समय पे जो संभावित क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे किस सेक्शन को ज्यादा उठा रहा है। यहाँ पे पॉलिटी पूरा पढ़ाया गया है, पूरा आपका आया भी है उसी हिसाब से। क्लास में जो बच्चे मेरे से पॉलिटी पढ़े हैं उनको पता है कि पॉलिटी को हमने किस स्तर पर पढ़ाया है। अभी पॉलिटी का नया लाइव बैच चल रहा है, वहां पर भी हमने बहुत डिटेल से मैम के द्वारा पॉलिटी पढ़ाई जा रही है। ऐसे हिस्ट्री से क्वेश्चन सारे फंसे हैं, आपके ज्योग्राफी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आए, यहां तक इनफैक्ट साइंस से बीपीएससी में हमने जो है क्लास चलाई थी लगातार, वहां से क्वेश्चन पूरे साइंस से आए हैं। आपके साइंस में बहुत डिटेल में चीजें सर के द्वारा भी पढ़ाई गई थी और हमने प्रॉपर जो है आपको टारगेट वीडियोस दिए थे, उनसे क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, ठीक है। तो ओवरऑल क्वेश्चन आपके ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत वहां से आए, लेकिन मुद्दा वही है कि जिन बच्चों ने बस ये है कि बहुत सामान्य तौर पे पढ़ के गए थे उनको तकलीफ हो रही है, और काफी सारे लोग जो है निराश भी हुए हैं इस बार। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। यदि आप सीखोगे तो आप अच्छा कर पाओगे। सारा खेल सीखने का है, ठीक है ना, सीखने का है, डरना नहीं है। आप एक बार इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, सब कुछ सही हो जाएगा। कोई इतना कठिन नहीं कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा डरा देने वाला है। इकोनॉमी अच्छे से पढ़ेंगे, साइंस अच्छे से पढ़ेंगे तो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और महा रिवीजन के अंतर्गत 6 टॉपिक जो मैं आपके कराऊंगा, उसमें मैं हर तरीके के कॉन्सेप्ट आपको लेकर के पढ़ाऊंगा। तो आपको शाम को 7 बजे वाले जीएस के महा रिवीजन लाइव शो में इसमें भी रहना है आपको हर हालत में, ठीक है। तो ये आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स का देखो मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, कट ऑफ भी मैंने आपको बताई दी। मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी वाले 85 प्लस माइनस आपके 5 यदि बन रहे हैं, 80 से ऊपर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप जाइए, तैयारी करिए मेंस की। मेंस आपका दिसंबर लास्ट या जनवरी तक में होगा। और सीखिए, जिनका भी गड़बड़ हुआ है पेपर, जो अभी 70 नंबर 75 नंबर पे हैं, वो लोग सीखें, और सीखें इस तरीके से कि अगली बार ये कमियां ना रह जाएं, ठीक है। पेपर का लेवल अप हुआ है और ये आपका जो है एक अच्छे पैटर्न पे पेपर कहा जा सकता है, ठीक। तो ये जो है मेरे तरफ से आप लोगों को बीपीएससी को लेकर काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर दी गई, बता दी गई। अब जो है जो बच्चे हैं हमारे साथ,